आप लोगों से कुछ क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे राज व्यवस्था किसको कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था या पॉलिटी किसे कहा जाता है। ठीक है ना, पॉलिटी किसे कहा जाता है। ऑलराइट एवरीवन। तो देखिए, अब एक चीज आप समझिएगा। अब थोड़ा सा सभी लोगों के जितने भी सवालात हैं, जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है ना, अब किसी ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो सब छोड़ दीजिए। अब सभी को जीरो से शुरू करना है, जीरो से वन की तरफ बढ़ना है इस लेक्चर के साथ। तो इसीलिए तो आप आराम से पूछिएगा, ठीक है ना। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, अगर हम या रेगुलेशंस, यानी कि विधि, ठीक। सो दैट मीन्स इसके शब्द पर अगर हम जाएं, इसके अगर हम शब्द पर जाएं तो ये कहता है संविधान, ठीक है ना। विधान मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉज या रेगुलेशंस, यानी कि विधि या विधियों का पूरा है ना संकलन। दैट मीन्स द कलेक्शन और द कंपाइलेशन ऑफ द वेरियस रेगुलेशंस, वेरियस रेगुलेशंस। और ये शब्द जो है, ये शब्द जो सम है, इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों, संविधान का अर्थ होता है कि हमारे देश के पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे देश के पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सर्टेन सेट ऑफ मिनिमम, सेट ऑफ मिनिमम रेगुलेटरी, ओके, रेगुलेटरी, डायरेक्टरी, ओके, डायरेक्शनल and you can say right, static and comprehensive, static, dynamic and comprehensive guidelines। मतलब कि हमारे देश के संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण सरकार तथा संपूर्ण तंत्र को, राज व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून, कुछ ऐसे दिशा निर्देश, कुछ ऐसे स्थायी अथवा चेंज होने वाले, बदलने वाले, है ना, सभी दिशा निर्देशों का एक ऐसा संकलन होता है जिसमें कि देश के संपूर्ण राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। देश के संपूर्ण राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसे हम संविधान कहते हैं, ओके। The comprehensive document which is required to run the polity of a state is called as its constitution। सरल भाषा में एक लाइन में बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ या ना बताएंगे सभी लोग, ठीक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि चलो भाई, हमने जान तो लिया, हमने ये तो जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द दैट कॉमन डॉक्यूमेंट विच इज एसेंशियल टू रन द पॉलिटी ऑफ अ स्टेट। फिर सवाल ये आता है कि यार, ये पॉलिटी क्या चीज होती है? व्हाट इज दिस पॉलिटी? राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की अगर बात करी जाए, ओके, सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटी, इट इज अ टाइप ऑफ सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स, राइट, सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स या फिर प्रोसीजर्स, ठीक है ना, अकंपनीड, ओके, अकंपनीड by the institutions running of or run by them, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे कि पॉलिटी, राज्य व्यवस्था क्या है कि यह जो है ऐसे, है ना, ऐसे प्रक्रियाओं, ठीक है ना, प्रक्रियाओं अथवा व्यवस्थाओं का समाविष्ट, राइट, समाविष्ट स्वरूप है, समाविष्ट स्वरूप है, जिससे, है ना, जिससे किसी देश का या राज्य का शासन या प्रशासन संचालित होता है, ठीक है ना। अथवा इस व्यवस्था या प्रक्रिया को, है ना, इस व्यवस्था या प्रक्रिया को
राज व्यवस्था किसके द्वारा, संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, संचालित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा सेटअप हो गया ना, एक ऐसा सेटअप हो गया जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा सेटअप जिसमें कि हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं, प्रशासन को देख रहे हैं, संस्थाओं को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, अधिकारियों को देख रहे हैं, ये सब मिला जुला करके देश के देश के पूरे के पूरे तंत्र को जो चलाने का पूरा है ना प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को अगर हम समावेशी रूप से देखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, राज व्यवस्था कहेंगे या पॉलिटी कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को? यस और नो एवरीवन? प्रदीप जी वेरी गुड इवनिंग। प्रभा जी का कुछ कहना है कि सर हिंदी का भी यूज करें या हिंदी का बैच है। अच्छा जी, और एक और सज्जन की क्या शिकायत है, राहुल जी का कहना है सर मैक्सिमम 90 मिनट से क्लास रखेगा प्लीज। ऑलराइट, देखिए अच्छा, मतलब एक चीज आप समझिएगा थोड़ा सा, आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पहली बार ही जुड़े होंगे क्लास में, तो देखो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि हमें टॉपिक वाइज चीजों को लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा, कोई टॉपिक छोटे होते हैं, कोई टॉपिक बड़े होते हैं, तब तक क्लास रहेगी। 99 आउट ऑफ 100 या 90 आउट ऑफ 100 ये पॉसिबल होगा, 90% तक ये होगा कि 1.5 घंटे में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास 2 घंटे चली जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो आई थिंक मैटर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, लैंग्वेज या भाषा की अगर बात की जाए तो जिसका जो भी मीडियम रहा हो पहले, सब्जेक्ट की बात की जाए जिसका जो भी सब्जेक्ट रहा हो पहले, ऐसे छोटे मोटे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। खासकर तब जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने बैठे हैं, तो आपको अपने सभी कमजोरियों को काबू में करके और थोड़ा सा भिड़ना पड़ेगा। यही वो छोटे छोटे कंफर्टिंग फैक्टर्स जिसे हम ढूंढते रहते हैं ना, कि तलाश रहती है कि हाँ यार हमें ये वाला स्पून फीडिंग थोड़ा सा हो जाए, वो वाला हो जाए। तो एक बात आप समझिएगा कि यहीं पर हम मात खा जाते हैं कि जब हमारा कॉम्पिटिटर हमें कुचल कर आगे बढ़ जाता है और सिलेक्शन लेकर के निकल लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जहां पर कमजोर लगे वहां पर अपने आप को लड़िए, अपने आप से लड़िए, मजबूत करिए अपने आप को, ठीक है ना, न कि चीजों को और डाउनग्रेड करने की कोशिश। बाकी आप लोगों की सभी जरूरतों का ध्यान पूरा रखा जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। प्रभा जी कह रही है मेरा मतलब है दोनों में बताया जाए। बिल्कुल बेफिक्र रहिए प्रभा जी, अभी आधी क्लास भी नहीं हुई है, बल्कि 5 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल लगे रहिए, कोई नहीं है ना, आप 2-4 क्लासेस के बाद पैटर्न जान जाएंगे कि क्या है ना। आई थिंक आप बिल्कुल पहली बार क्लास अटेंड कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक एक बार दोबारा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो है ना न्यूनतम दिशा निर्देश संचालन के लिए जो आवश्यक होते हैं, उन दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है संविधान, ठीक है। और देश की राज्य व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो देश के शासन प्रशासन संस्थाओं, ठीक है ना, संस्थाओं और पद्धतियों को चलाने के लिए या इनके द्वारा संचालित होने के लिए जो भी व्यवस्था अस्तित्व में होती है उसे कहा जाता है राज्य व्यवस्था। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अपने संविधान की बात करें हम, तो हमारा संविधान आप सभी जानते होंगे कि अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग स्रोतों से इसका है ना जो है वो प्रेरणा इसकी ली गई है। संविधान सभा के बारे में अगर चर्चा की जाए कि संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा वगैरह जो है वो कब बनी या एग्जैक्टली जो है किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, या फिर संविधान सभा में अंदर क्या डिटेल्स थी, तो गाइस इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी है ना, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, अलग अलग क्लासेस रहेंगी, तो उसमें हम लोग ये सब डिटेल्स जानेंगे, ठीक है ना, ये सब डिटेल्स हम लोग उसमें जान लेंगे। ऑलराइट, लेकिन एक ब्रीफ मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कि हमारे संविधान के अस्तित्व की बात सबसे पहले कब आती है, तो 1934 में दोस्तों एक सज्जन हुआ करते थे मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमारे देश का एक संप्रभु संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक संप्रभु संविधान सभा द्वारा गठित संविधान या निर्मित संविधान होना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय या MN रॉय जो है, ये जो है क्या हुआ करते थे, एक कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट लीडर थे। इनकी डिमांड ये थी कि हमारे पास एक सोवरीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और उस सोवरीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? संविधान का निर्माण होना चाहिए,
ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में ये कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिनको पता था कि संविधान क्या होता है या संविधान का निर्माण कैसा होगा। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि अगर हम देखें तो वर्ष 1928 में दोस्तों, है ना, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि कलकत्ता में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है ना, या ऑल इंडिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि कलकत्ता में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि आप सभी ने देखा होगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई थी। उस कमिटी के द्वारा भी एक, है ना, कह सकते हैं कि संविधान के जैसा ही एक दस्तावेज तैयार किया गया था, ठीक है। उस दस्तावेज को क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, गुड इवनिंग रेनू जी। अब नेहरू रिपोर्ट जो है, क्या उसके पहले भी कुछ था? क्या उसके पहले था तो जरूर, लेकिन भारतीयों के द्वारा तैयार नहीं किया गया था, वो ब्रिटिश के द्वारा तैयार किया गया था और वो हमारे बहुत काम का नहीं है। वैसे अगर हम देखेंगे तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है ना, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट था, फिर चार्टर एक्ट थे, फिर एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो सब आप हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें यहां पर जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना। सर ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे? बिल्कुल सर, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है, उसके बाद संविधान के गठन की जब चर्चा करने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वर्ष 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है। क्या आता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि संविधान सभा के गठन की चर्चा जो है वो सर्वप्रथम की गई, ठीक है। संविधान सभा के गठन की, है ना, प्रथम चर्चा किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कब किया गया? वो किया गया दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना, 1940 में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है ना। क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। अब क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पहली बार पूर्ण रूप से भारतीय या भारतीयों द्वारा गठित संविधान सभा की बात करता है, ठीक है ना। संविधान सभा का प्रस्ताव ये सबसे पहली बार देता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या होता है कि इसी के अंतर्गत या इसी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। और इसी के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है। अब बात यह उठती है कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ, कहां से हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे, ये सब भी तो सवाल उठते हैं हमारे अंदर। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? इसको किया गया, है ना, इसको किया गया प्रांतीय, है ना, प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा या प्रांतीय विधायिकाओं में, है ना, विधायिकाओं में निर्वाचित, यानी कि दोज हु वर इलेक्टेड फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, राइट। तो प्रांतीय विधायिकाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से, ठीक है, परोक्ष रूप से, यानी कि इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय दोज हु वर इलेक्टेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, ऑलराइट, हु वर इलेक्टेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो अगर कल को सवाल पूछा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड डायरेक्टली, तो आप बोलेंगे नो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बट इट वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इसका निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ था बल्कि परोक्ष निर्वाचन हुआ था। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था दोस्तों? ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? तो अब देखो इसमें कुछ शब्द आपको नए सुनने को मिलेंगे, हो सकता है तो उसका अर्थ मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा, अगर है ना कोई चीज छूट जाए आपके हिसाब से जो आपको न याद हो या न पता हो। तो गाइस इसमें ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि, है ना, यहां पर ध्यान रखिएगा तो आनुपातिक निर्वाचन पद्धति के द्वारा। ये क्या होती है आनुपातिक निर्वाचन पद्धति या समानुपातिक निर्वाचन पद्धति? क्या होती है तो दोस्तों, किसी खास इलाके में जिस पर्टिकुलर धर्म के लोगों की जितनी आबादी थी
उसके अनुसार उस इलाके के सीट्स का निर्धारण किया गया था। सेकेंड थिंग कि जिस क्षेत्र में जैसी आबादी थी उस आबादी के अनुसार सीटों का कैटेगराइजेशन किया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि मान के चलिए इस इलाके में बहुत घनी आबादी है और यहां पर बहुत कम आबादी है ना, यहां पर भी कम आबादी है, तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि दिया जाएगा। जबकि यहां पर बहुत घनी आबादी है तो इसमें एक इतने से क्षेत्र में 3-3 प्रतिनिधियों को दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि हर क्षेत्र को उसकी आबादी के अनुसार प्रोपोर्शनली कुछ सीटें अलोकेट की गई थी। इस प्रकार से संपूर्ण देश में दोस्तों कुल मिलाकर के कितनी सीटें आई, तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के संपूर्ण देश में जो 2 इलाके प्रमुख रूप से हुआ करते थे, पहला था आपका जो ब्रिटिश भारत था, क्या था, ब्रिटिश भारत, और दूसरा जो था दोस्तों वो आपके देसी रियासतें हुआ करती थी, है ना, देसी रियासतें हुआ करती थी। ये बातें तो सभी को पता है कि नहीं पता है भाई, देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत, यानी कि जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल चलता था और जहां पर अंग्रेजों के जो है ना सपोर्ट करने वाले राजकुमार या राजाओं का या नवाबों का शासन चलता था। ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारत से दोस्तों कुल मिलाकर के कितने, कुल मिलाकर के 292 मेंबर्स, 292 मेंबर्स जो है वो चुने गए। ये 292 मेंबर्स कौन सी पद्धति के द्वारा चुने गए थे, तो प्रांतीय विधायिकाओं में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा परोक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है। देसी रियासतों के कुल कितने सदस्य चुने गए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देसी रियासतों के कुल मिलाकर के 93 मेंबर्स चुने गए थे। कितने सदस्य, 93 सदस्य जो है वो चुने गए थे। और ये कैसे चुने गए थे, तो इनका चयन जो है, ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यक्ष नामांकन के द्वारा, इसको कहीं कहीं पर मनोनीत करना या मनोनयन के माध्यम से भी या नॉमिनेशन के माध्यम से भी इसको बतलाया जाता है। ठीक है ना। यानी कि अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारतीय संविधान सभा का गठन मात्र और मात्र प्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा या मात्र और मात्र अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा हुआ था तो गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें 2 प्रकार के सदस्य हुआ करते थे, निर्वाचित, ठीक है ना, और मनोनीत, यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, सभी को समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ये चीजें अगर सबको क्लियर है तो आई थिंक आगे भी सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि हमारे संविधान सभा के बारे में कुछ डिटेल्स, थोड़ी बहुत जो हमारे काम की चीजें हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके बाद अगर देखिए तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तब इसका क्या आंसर दोस्तों आप देंगे, दोस्तों बताइएगा फटाफट से। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसी फैक्चुअल चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई कब हुई थी, तो आप समझिएगा इसको कैसे करेंगे। अपन इसको ऐसे करेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इसका बैठक जो है वो हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उस दिन क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस दिन कुल मिलाकर के तकरीबन 211 के आसपास मेंबर्स मौजूद थे। ठीक है ना। और उन सदस्यों में से 12 के आसपास जो है वो महिलाएं भी हुआ करती थी। ठीक है ना। और उन सभी सदस्यों ने क्या किया, उन सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया, इनको टेम्पररी हेड ऑफ द असेंबली, या जिसको हम कहते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद फिर 11 तारीख को क्या होता है, 11 तारीख को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना, ये क्या बन जाते हैं, ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। ठीक है ना, स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं।
ठीक है ना, या परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट एवरीवन, इसके बाद फिर क्या होता है, एक एक करके चीजें जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रहता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख रहता है संविधान सभा के सबसे पहले प्रॉपर वर्किंग डे की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, प्रॉपर वर्किंग डे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले दिन जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 9 से लेकर के 11 तक जो है वो थैंक्स वगैरह चलता रहा कि अमेरिका के मंत्री ने ये बोला है और ब्रिटेन के मंत्री ने वो बोला है, सभी को धन्यवाद फलाना है, इस तरीके से। और 11 तारीख को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, 12 तारीख को उस दिन कुछ काम नहीं होता है, और 13 तारीख को 13th ऑफ दिसंबर को जो है क्या होता है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। यानी कि संविधान के जो है ना उद्देश्य प्रस्ताविका, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, ये वही रहेंगी दोस्तों जो हम संविधान के प्रस्तावना में देखेंगे कल वाले चैप्टर में, यानी द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो चीजें दी गई हैं वो वही चीजें एक तरीके से वो कहां से आई हैं, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आई हैं। अगर मैं एक लाइन में इसको सम करना चाहूं तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि दरअसल में जो संविधान सभा के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, ये कुछ और नहीं बल्कि संविधान के भविष्य में किस प्रकार के रास्ते पर चलने की गुंजाइश होनी चाहिए, वो रास्ते हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताए गए थे। जैसे कि हमारा देश जो है वो कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। हमारा देश कैसा होना चाहिए भैया, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। हमारा देश जो है धार्मिक मामलों में कैसा रहेगा, तो पंथ निरपेक्ष रहेगा, सेकुलर रहेगा। ठीक है ना। हमारे देश में कैसी शासन प्रक्रिया रहेगी, तो डेमोक्रेटिक रूल या लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया रहेगी। तो ये सब तमाम चीजें हमें कहां से पता चलती हैं, ये हमें पता चल जाती हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रवि जी का कहना है सर 4 सदस्य कमिश्नरी से भी तो थे। हाँ बिल्कुल सर, 4 सदस्य जो है वो कमिश्नरी से भी थे और वो नॉमिनेटेड थे, है ना, वो नॉमिनेटेड थे। ठीक है ना, इसमें मैंने एक्चुअली लिखा नहीं, ठीक है ना, उसको मुझे लिख देना चाहिए था। 4 मेंबर्स जो है वो चीफ कमिश्नरीज, है ना, जो चीफ कमिश्नर के प्रांत हुआ करते थे उनके 4 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पर मैंने इनफैक्ट लिखने के लिए सोचा था पर ध्यान से वो स्किप कर गया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। हाँ, तो गाइस इसमें हम लोगों ने जो है टोटल देख लिया था कितने हो गए थे, टोटल मिलाकर के 292 प्लस 93 प्लस 4, ठीक है, तो 389 टोटल मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें से डे 1 पर 211 लोग बैठते हैं बैठक के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसमें से तकरीबन अगर देखा जाएगा, पूरी बैठक तक ये लोग मौजूद रहे, और जिसमें से 12 महिलाएं थी। ये एकदम फैक्चुअल चीजें हैं जो कभी कभी पूछता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है। रुद्रा जी का कहना है 387। अच्छा जी, नहीं 387 नहीं, 389। ठीक है, दैट इज फाइन। विवेक जी का कहना है कि गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग विवेक जी। हाँ जी, मुझे लगा कोई डाउट होगा। एनीवेज, तो 387 नहीं है, ठीक है रुद्रा, इट्स 389 ओनली। इसमें मतलब ये सब ऐसे नंबर्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल मतलब फाइनल है, इसमें कोई बहस की या डिबेट की या बोलने की गुंजाइश नहीं है दोस्त, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है सारी चीजें। ठीक है ना। एनीवे, अच्छा ऐड करने पर तो 387 हो रहा है, जरा ऐड करके देखो भाई, 2 3 5 और 5 4 9, कहां से ऐड कर रहे हैं यार भाई, है ना, है कि नहीं, हो रहा ना जी। तो भाई ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अगर अब दोस्तों अगर देखें कि संविधान में विभिन्न प्रकार की समितियां थी जिन्होंने विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिया, उन समितियों वगैरह के बारे में दोस्तों हम लोग कल की क्लास में जब हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार की जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, यानी संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया था, और उन्हीं दोनों को हमें आपस में जोड़ करके पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग सिर्फ फैक्ट जान रहे हैं, संविधान की कुछ मोटी मोटी जो फैक्चुअल बातें हैं वो आज जानेंगे, और बाकी चीजें जो प्रियम्बल वगैरह है वो सब हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। ठीक है ना। तो अगर बात की जाए कि जो प्रावधान है संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं या जो विशेषताएं हैं संविधान की, वो कहां से ली गई है, ठीक है ना। तो देखो ये जो चीजें लिखी हुई हैं आप इनको देखिएगा, नोट्स में आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ जो बताऊंगा बस उतना आपको सुनना है। ठीक है ना। अगर आपको उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीजें याद आ जाती हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहली बात,
अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है ना। हिंदी वाली स्लाइड से करिए, नहीं ये वाला तो हिंदी वाली स्लाइड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसका हिंदी आपके सामने लिखता रहूंगा, आप उससे जो है वो देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको जो क्लास में पीडीएफ मिलेगा ना, उसमें हिंदी में भी रहेगा, तो उसमें से आप जो है वो कर सकते हैं। पीपीटी में मैंने जानबूझ करके इंग्लिश ही रखा है, क्योंकि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको 100% पता होना ही चाहिए इसमें, है ना, आपको बहुत जरूरी है ये चीजें जानना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना। हाँ जी, तो अगर हम बात करें प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, सबसे पहली चीज, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट ही हमने कहां से लिया हुआ है दोस्तों, तो यूएसए से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है ना। यूएसए में सबसे पहले संविधान को लिखने पर, जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो किताबों में रहता है ना फोरवर्ड, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दो शब्द ऐसा लिखा रहता है ना, या प्राक्कथन, सुना है कभी प्राक्कथन? कभी हिंदी की किताब वगैरह देखो तो उसमें शुरुआत में रहता है ना प्राक्कथन वैसा। तो यहां पर प्राक्कथन या दो शब्द जो होते हैं वो दरअसल में क्या है, प्रियम्बल का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसा छोटा सा सिनॉप्सिस, एक ऐसा छोटा सा, है ना, दिग्दर्शिका, जिसकी मदद से हमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे के पूरे दस्तावेज का एक मजमून क्या होता है, एक बेसिक क्या है उसके अंदर, वो पता चल जाए, निचोड़। बिल्कुल सही कहा रुद्रा, बिल्कुल सही, ठीक है ना, वो चीज है ट्रेलर। एग्जैक्टली रवि, ट्रेलर, जैसे पिक्चर का ट्रेलर होता है वैसे ही संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो दैट इज सेकंड थिंग जो हमने यूएसए से लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों, अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो दरअसल में मौलिक अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं जो वास्तव में संविधान की, है ना, हित पूर्ति करते हैं। नागरिकों की हित पूर्ति संविधान के तहत कौन से भागों के द्वारा की जाती है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार के द्वारा की जाती है। यानी अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भाग नहीं होता तो आम नागरिकों के लिए संविधान की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी वैल्यू है, उसका महत्व है, वो खत्म हो जाता, वो खत्म हो जाता आम नागरिक के जीवन में। फिर तो संविधान वही सरकार चलाने का, नियम कानून बनाने का, है ना, प्रशासन चलाने का दस्तावेज बन करके रह जाता। लेकिन मौलिक अधिकारों के होने की वजह से यह हमारे नागरिकों के लिए, हमारे नागरिकों के कल्याण और उनकी उन्नति का एक दस्तावेज बन चुका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट एवरीवन, तो फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? ऐसे अधिकार जिनको संविधान गारंटीड करता है। क्या करता है? गारंटीड करता है कि बेटा ये अधिकार तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो संविधान सुप्रीम कोर्ट को इसकी जिम्मेदारी दे चुका है कि आप उसके अधिकारों को वापस से उसे रीस्टोर करवाएंगे, दोबारा दिलवाएंगे, ठीक है ना। इन सभी चीजों का डिटेल ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स में। अमेरिका से हमने दोस्तों सरकार की संघीय प्रणाली को उधार लिया हुआ है। सरकार की संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि दो दो सरकारें होती हैं, एक स्थानीय सरकार होगी और एक केंद्रीय सरकार होगी, ठीक है ना। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि दो दो सरकारें होंगी जिनके पास विषयों का बंटवारा होगा, यानी कि कुछ ऐसे विषय रहेंगे जिस पर सरकार चलाने की, प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की होगी, लोकल गवर्नमेंट की होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी, और कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर सरकार चलाने की, जिम्मेदारी बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी। क्या आपको बात समझ में आई क्या? कि अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज घर में फैसले कौन लेता है, तो अगर सपोज सारे के सारे फैसले जो हैं वो पेरेंट्स लेते हैं, तब घर में हो गई केंद्रीय सरकार, या उसको हम कैसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्रीकृत प्रणाली। और अगर घर में सारे के सारे फैसले आमतौर पर पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन जहां पर खेल कूद में, पार्टी के थीम्स में, डेकोरेशंस में, ट्रिप पर कहां चलना है, ऐसे फैसले जहां पर आते हैं वहां पर बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है या बच्चों की ही बातें मानी जाती हैं, तो ऐसे घरों में हम क्या कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट या संघीय प्रणाली चल रही है। बात समझ में आई आपको? एक सेंट्रल अथॉरिटी और स्थानीय अथॉरिटी भी उसमें कंट्रीब्यूट करे तो फेडरल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे में चांसेस आर देयर कि विवाद हो सकता है। तो दोस्तों विवाद होने के केस में न्यायपालिका का और सरकार की तीनों ब्रांचेस जो है राइट, विशेष तौर पर न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा गया है, और यह भी कोशिश की गई है कि सरकार की, है ना, जो राज्य व्यवस्था की जो तीन प्रमुख ब्रांचेस होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों को आपस में बाकायदा पावर्स और फंक्शंस को सेपरेट करके रखा जाए, ताकि किसी प्रकार का
द्वंद्व, किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट ना उत्पन्न हो। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अच्छा, इसके अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि चुनावी, हाँ, या निर्वाचक मंडल जिसको कहते हैं, निर्वाचक मंडल। अब ये निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से ही प्राप्त किया है। वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहां का निर्वाचक मंडल जो है वो बनाया जाता है, वैसा ही हम लोग अपने यहाँ पर भी करते हैं। बट हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में सदस्य जो हिस्सा लेते हैं वो कौन होते हैं? दरअसल में वो लेजिस्लेटर्स ही होते हैं, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं ना, विधायक हो गए राज्यों में और केंद्र में हो गए सांसद। तो जितने भी निर्वाचित लेजिस्लेटर्स होते हैं या जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं राज्य अथवा केंद्रीय स्तर पर, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के माध्यम से भाग लेते हैं। और निर्वाचक मंडल जो है उसका कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरावलोकन, दोनों शब्द ही सही है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर कोई कानून बना दिया गया संसद के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उस कानून से, उसका अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उस कानून को निरस्त भी कर सकता है। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, ऐसा हमने कहां से रिसीव किया? तो यूएसए से रिसीव किया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दोस्तों अमेरिका से एक और कॉन्सेप्ट लिया है, वो है संविधान में कानून के या विधि के समक्ष एक समान संरक्षण जो है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। दोस्तों यही वो फीचर है जो हमारे देश के कानूनों को लिबरल बनाता है, थोड़ा सा उदार बनाता है, ठीक है, थोड़ा उदार बनाता है, राइट। इसका क्या मतलब होता है? अब सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि दो शब्द जो आपको पता होने चाहिए, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है तो ध्यान रखिएगा ये होता है कि जहां पर कानून जैसा है उसके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसे भी लोग हो, चाहे कोई भी हो, कानून के समक्ष हर कोई समान रहेगा। ये तरीका हमने कहां से लिया? ये तरीका हमने लिया ब्रिटेन से। इसी के दोस्तों है ना, द रूल ऑफ लॉ जो होता है, राइट, ये रूल ऑफ लॉ जो होता है, यही चीजें हमने कहां से ली? हमने ब्रिटेन से ली है और वो आमतौर पर हम फॉलो करते हैं। लेकिन अमेरिका से हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोस्तों ड्यू प्रोसेस यानी कि जैसी आवश्यकता हो, थोड़ा सा उदार तरीके से प्रक्रिया का पालन हो, और उस प्रक्रिया में पहला लक्ष्य होना चाहिए कि किसी निर्दोष का नुकसान ना हो, इक्वल प्रोटेक्शन सभी को मिलनी चाहिए। तो अमेरिकी संविधान अधिक उदार है। इसके अलावा भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से हमने कुछ चीजें और भी ले रखी हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या क्या? जैसे कि है ना, जो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है राष्ट्रपति का, प्रभा जी जैसा बता रही हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, बिल्कुल सही कहा प्रभा जी आपने, महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ये सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका से लिया गया है क्या, तो जवाब होगा कि नहीं। महाभियोग का सिद्धांत लिया गया है क्या, तो जवाब होगा हाँ, ठीक है ना, जवाब होगा ओके ना। वित्तीय आपातकाल, देखिए वित्तीय आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो है, राइट, ये जो है दोस्तों दरअसल में अमेरिका से लिया तो मतलब एब्सोल्युटली लिया गया है ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, राइट, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से वहां पर आपातकाल के प्रावधान जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है देश हित में खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वैसा प्रावधान अमेरिका के संविधान में ऐड किया गया था। वास्तव में हमारे देश में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यूएसए का संविधान नहीं बल्कि यूएसए का नेशनल रिकवरी एक्ट जो है, नेशनल रिकवरी एक्ट जो है, ये लिया गया है, उससे इंस्पायर होकर के हमारे देश में संविधान में शामिल किया गया है।
तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, वो एक अलग मैटर है। अगर कहीं पर आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में है तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे देश में राज्यसभा में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अध्यक्ष होंगे, ये वाली बात हो गई। या राज्यसभा में सॉरी, या हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये हो गया, ठीक है ना। या हमारे राज्यों में गवर्नर होंगे, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। या वाइस प्रेसिडेंट के पास राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पदभार संभालने की शक्ति होगी, ये फीचर हो गया। ये तमाम फीचर्स यूएसए से ही लिए गए हैं, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। फिर आते हैं दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोई पहले से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, ये तो एक डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, समय समय पर जो है वो बदलता रहता है कि नहीं। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली की सरकार का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। जनतांत्रिक सरकार या जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई चलाई जाने वाली सरकार, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर डेमोक्रेसी तो अपने देश में पहले से मौजूद थी। आधुनिक डेमोक्रेसी या आधुनिक लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से ही लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं रूल ऑफ लॉ पर। तो आमतौर पर हमारे देश में जब तक कि एक्सेप्शंस आर नॉट रिटन, तब तक रूल ऑफ लॉ ही चलता है। मतलब आप अगर बिना वर्दी पहने, पुलिस वाले ही हैं, और बिना वर्दी पहने आप अगर लॉकडाउन के टाइम पर निकल गए और आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आपकी भी कुटाई होना तय था, ठीक है, आपकी भी कुटाई होना तय था, है कि नहीं। शालिनी जी कह रही है सर कम समझ आ रहा है। शालिनी जी कभी कभी किसी किसी को कम समझ में आता है, दूसरी बार तीसरी बार देखेंगी, ध्यान से सुनेंगी, पूरा शुरुआत से अंत तक आसानी से समझ में आने लगेगा। पहली क्लास से हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग YouTube वगैरह पर वीडियोस देखते हैं, दे आर मेंट फॉर द जनरल ऑडियंस, ठीक है ना। और क्लासेस में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड, थोड़ा सा टेक्स्ट बुकिश काइंड ऑफ थिंग रखनी पड़ती है ना। तो हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं, बहुत फ्रेशर्स हैं, बहुत जानकार हैं, तो दैट्स अ मिक्स, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखेंगे रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, या कानून या विधि का शासन इसको कहते हैं दोस्तों। रिट्स, अब ये रिट्स क्या होती है तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान ने इस बात की शक्ति प्रदान की है कि अगर कोई नागरिक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, हनन किया गया हो, अगर वो कि अगर, ठीक है ना, कोई पहले से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, ये तो एक डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, समय समय पर जो है वो बदलता रहता है कि नहीं। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली की सरकार का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। जनतांत्रिक सरकार या जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई चलाए जाने वाली सरकार, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर डेमोक्रेसी तो अपने देश में पहले से मौजूद थी। आधुनिक डेमोक्रेसी या आधुनिक लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से ही लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं रूल ऑफ लॉ पर। तो आमतौर पर हमारे देश में जब तक कि एक्सेप्शंस आर नॉट रिटन, तब तक रूल ऑफ लॉ ही चलता है। मतलब आप अगर बिना वर्दी पहने, पुलिस वाले ही हैं, और बिना वर्दी पहने आप अगर लॉकडाउन के टाइम पर निकल गए और आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आपकी भी कुटाई होना तय था, ठीक है, आपकी भी कुटाई होना तय था, है कि नहीं। शालिनी जी कह रही है सर कम समझ आ रहा है। शालिनी जी कभी कभी किसी किसी को कम समझ में आता है, दूसरी बार तीसरी बार देखेंगी, ध्यान से सुनेंगी, पूरा शुरुआत से अंत तक आसानी से समझ में आने लगेगा। पहली क्लास से हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग YouTube वगैरह पर वीडियोस देखते हैं, दे आर मेंट फॉर द जनरल ऑडियंस, ठीक है ना। और क्लासेस में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड, थोड़ा सा टेक्स्ट बुकिश काइंड ऑफ थिंग रखनी पड़ती है ना। तो हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं, बहुत फ्रेशर्स हैं, बहुत जानकार हैं, तो दैट्स अ मिक्स, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखेंगे रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, या कानून या विधि का शासन जिसको कहते हैं दोस्तों। रिट्स, अब ये रिट्स क्या होती हैं तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान ने इस बात की शक्ति प्रदान की है कि अगर कोई नागरिक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, हनन किया गया हो, अगर वो चाहे तो अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। कैसे लेगा?
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 32 में आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों यही वो कारण है जिसके चलते डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो हैं वो अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, अनुच्छेद 32 को द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि संविधान की आत्मा है, ठीक है ना, और संविधान का हृदय है। इस तरीके से क्या ये इकलौता आर्टिकल है जहां पर इसकी गारंटी दी गई है? तो जवाब है कि जी नहीं, और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो हाईकोर्ट्स के पास भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है ये अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वो नागरिकों के समस्त कानूनी अधिकारों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की परिस्थिति में रिट जारी कर सकते हैं। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किसका अधिकार अधिक व्यापक है? तो हाईकोर्ट का अधिकार अधिक व्यापक है। इट्स मच मच वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स राइट्स। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और क्या लिया गया है भाई? संसदीय प्रणाली ली गई है, राइट। संसदीय प्रणाली ली गई है तो जाहिर सी बात है संसदीय प्रणाली के कुछ और फीचर्स भी लिए जाएंगे, जैसे कि संसद में लोकसभा में स्पीकर होगा, उसका क्या काम होगा, जैसे कि संसद में विधि का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, बहुमत के द्वारा, जैसे कि कितने प्रकार के बहुमत होते हैं वो प्रक्रिया, जैसे कि संसदीय प्रतिनिधियों के बहुमत के द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार है वो वास्तविक प्रमुख होगी और राष्ट्रपति वो ब्रिटेन की महारानी महाराजा के जैसा नाम मात्र का प्रमुख होगा, नॉमिनल हेड होगा, ठीक है, नॉमिनल हेड होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो ये जो चीज है इसको हम लोगों को ध्यान से रखना है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन की राज्य सत्ता जो है वहां की जो बस नाम मात्र की प्रमुख होती है, वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्योंकि ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीड करती है और वही परंपरा हमने भी अपनाई है, तो हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार हमारे यहाँ पर भी क्या करती है, वो सर्वशक्तिशाली रूप से काम करती है, ठीक है। शालिनी जी का कहना है सर हिंदी में नहीं है क्या ये सब? शालिनी जी हिंदी में भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ना सोर्सेस वाला, ये नहीं है हिंदी, ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में नहीं है, क्योंकि मैं इसकी हिंदी आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूं। तो आई थिंक कि इतना इंग्लिश तो हम सभी को आता ही होगा कि अगर मैं कहूं कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज का हिंदी कोई पूछ ले भला तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कनाडाई संविधान के द्वारा क्या क्या चीजों से इंस्पायर हुए हैं हम? तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों सरकार की अर्ध संघीय प्रणाली जो है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने क्या कनाडा से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। यानी कि कनाडा के संविधान में ऐसा कुछ रहा होगा कि जिसके तहत हमने उसको अपनाया और हम उसे अर्धसंघीय प्रणाली कहते हैं। अब ये अर्धसंघीय प्रणाली या क्वासी फेडरल स्टेट होता क्या है? तो दोस्तों क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जहां पर डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है ना, ये होता तो है, यानी कि शक्तियों का विभाजन होता तो है, लेकिन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बस। अब आप समझ जाइए, अगर स्मार्ट है तो समझ जाएंगे तुरंत। डिवीजन ऑफ पावर होता तो है बिटवीन द यूनियन है ना एंड द स्टेट, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि जहां पर यूनियन के पास पावर ही पावर, वहीं स्टेट्स के पास भी थोड़ी बहुत पावर, यानी कि जो पावर का बैलेंस होता है, संतुलन जो होता है पावर का, वो केंद्र की तरफ झुका रहता है, केंद्र की तरफ पलड़ा झुका रहता है। बात समझ में आई? यस। तो केंद्र की तरफ पलड़ा झुका हुआ रहेगा शक्तियों का, तो ऐसे में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार थोड़ी ताकतवर होगी, और राइट, केंद्र सरकार के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां होंगी, जैसे कि राज्यों के गवर्नर को नियुक्त करना केंद्र की शक्ति है। राज्यों के पास अपने खुद के गवर्नर तक नहीं चुन सकते बेचारे, तो फिर क्या है कि ताकतवर, किस प्रकार का फेडरेशन है ना। राज्यों के विषयों पर केंद्र सरकार संसद के माध्यम से चाहे तो कानून बनवा सकती है, अगर कभी ऐसा हुआ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत। वो कौन सी परिस्थितियां हैं वो आज की क्लास में चर्चा नहीं की जाएगी, वरना वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, बट आपको बता दूंगी उसके लिए हमारे संविधान के जो है भाग 8 में चीजें डिटेल में दी गई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब अगर देखें
एक चीज में आप देखेंगे कि गाइस, सॉरी भाग 8 में नहीं यार, सॉरी सॉरी, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान के भाग 10 में चीजें डिटेल में दी गई है। अब अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें कि कुछ ऐसे कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जहां पर कि बहुत सारी डिटेल्स जो हैं संविधान में न दी गई हो। मान के चलिए कि कुछ ऐसे विषय जैसे कि आईटी, जैसे कि टेलीकॉम, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बारे में तो संसद में सॉरी संविधान बनाने वाले लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ऐसे विषयों पर अगर कोई कानून बनाना पड़े तो कौन बनाएगा? तो उसे बनाएगी हमारे देश की संसद, यानी कि केंद्रीय विधायिका। ऐसे विषयों का जिसका वर्णन कहीं पर किसी भी सूची में नहीं किया गया है, न तो संघीय सूची में, न ही प्रांतीय सूची में, और न ही समवर्ती सूची में, तो ऐसे विषयों को हम कहते हैं अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है ना? तो 3 विषय सूचियां होती हैं, संघीय या केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य वाली, और तीसरी होती है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। अगर कभी एक दूसरे के खिलाफ हुए तो केंद्र आगे रहेगा, राज्य छुप जाएगा। ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है या आयरलैंड का संविधान जो है, वहां से हम प्रभावित हुए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहां से रिसीव किए हैं दोस्तों? तो हमने इसे आयरलैंड से रिसीव किया है, डीपीएसपी जिसको कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, तो इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट तो यूएसए से लिया, पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कौन वोट देगा, कैसे निर्धारित किया जाएगा, काउंटिंग कैसे होगी, ये सब कुछ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत करने का जो अधिकार है दोस्तों, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है ना? ध्यान रखिए, जिनको मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्यकारी नहीं है। अब देखिए रुद्रा, बात तो ये होती है कि डीपीएसपी पर, डीपीएसपी पर अगर कोई कानून बन गया तो राज्य सरकारें क्या, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार जो है वो उसे मानेगी ही मानेगी। जब तक कानून नहीं बना है डीपीएसपी के किसी भी विषय को लेकर के, तब तक वो सिर्फ एक दिशा निर्देश है। कोई माने उसको तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप समझते होंगे, है ना, आप समझते होंगे कि आर्टिकल नंबर 48 में सपोज मान के चलिए कि 48 में जो है बोला गया है न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स का जो हमारे देश में लेवल है उसको इंप्रूव करना। बट अगर सरकार ने एक कानून बना दिया, मान लीजिए संसद ने कानून बना दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट या खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो सभी को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है ना? ध्यान रखिए। अगर बात करें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने क्या क्या लिया है वहां से? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और सहचारिता या भाईचारे का जो भाव, भाईचारे की भावना है ना, बंधुता जिसको कहते हैं, बंधुत्व। तो समानता, सॉरी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो भावना है वो हमने फ्रांस के संविधान से प्राप्त की है। ठीक है? देश में लोकतांत्रिक सरकार के साथ साथ देश एक गणतंत्र होगा, इस बारे में भी हमने फ्रांस और अमेरिका दोनों के संविधानों से हमने प्रेरणा ग्रहण की है। ऑस्ट्रेलिया के संविधानों से क्या प्राप्त किया है वही तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ज्वाइंट सिटिंग वाली बात, ज्वाइंट सिटिंग का जो है ना, यानी संयुक्त अधिवेशन की जो बात है, ये हमने कहां से प्राप्त किया है? ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया है। संयुक्त अधिवेशन, 2 राज्यों के बीच में राज्य सरकारें एक दूसरे के सामानों पर, व्यापारों पर टैक्स नहीं लगा सकती, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया है। समवर्ती सूची होगी जहां पर कि केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकेंगे, लेकिन अगर विवाद हुआ तो केंद्र मजबूत माना जाएगा, तो विवाद होने पर केंद्र मजबूत होगा, ये तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। लेकिन एक ही विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, ये फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है? समवर्ती सूची। सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है भाई? तो ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा जो है, ये भी हमने सोवियत संघ के संविधान से ही प्राप्त की है। ठीक है ना? सभी लोगों को क्लियरली चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी बताएंगे फटाफट से सभी लोग, यस और नो एवरीवन, इज इट क्लियर?
ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसको हटा देंगे। साउथ अफ्रीका से भी कुछ लिया है, जर्मनी से भी कुछ लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी काफी सारी चीजें हैं दोस्तों। दरअसल में हमारे देश के संविधान का पूरा जो स्केलेटन है ना, ये हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही प्राप्त किया है। ठीक है ना? चाहे वो हमारे देश की जो एक विशिष्ट संघीय प्रणाली है, हमारे देश में जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, लोक सेवा आयोग हो गया, राज्यपाल का जो कार्यालय हो गया, हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे देश के लगभग सभी व्यवस्थाएं हमने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की है। यहां तक कि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारे संविधान का 75% जो भाग है, ये कुछ और नहीं बल्कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी को हमने यूज कर लिया है। ठीक है ना? जर्मनी और साउथ अफ्रीका के संविधान से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने ग्रहण की हैं, जैसे कि जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, ये हमने प्रस्तावना या ये हमने पाठ जो है वो जर्मनी से लिया है। और आपातकालीन प्रावधान सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं, ये भी हमने जर्मनी से ही लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब एक सवाल आया है रुद्र का कि सर भारत सरकार अधिनियम का क्या मतलब हुआ? तो रुद्र, भारत सरकार अधिनियम दरअसल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 में लाया गया एक अधिनियमन या एक कंपाइलेशन ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस हम बोल सकते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके द्वारा 1935 में कॉलोनियल सरकार को रन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस होते हैं वो प्रदान किए गए थे। ठीक है ना? वो प्रदान किए गए थे दोस्तों। इन्हीं गाइडलाइंस के अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ था कि 1937 में देश के कई राज्यों में, टोटल मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स या ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कितने थे? टोटल मिलाकर के 11 थे। तो देश के उन सभी 11 राज्यों में पहली बार स्टेट असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है ना? स्टेट असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाते हैं, वो भी जिसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करना था। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ओके, राहुल का एक सवाल है, सर अपने आप से भी कुछ बनाए हैं या सब उधार ही लिया है? राहुल, ये वाला सवाल कई सारे स्टूडेंट्स का आता है, और देखिए मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान दरअसल में इस बात के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो अपने से बनाया गया है या कहीं और से बनाया गया है। संविधान दरअसल में इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो जैसा भी और जहां से भी बनाया गया है, जैसा भी और जहां से भी बनाया गया है, ठीक है ना, वो दरअसल में हमारे देश के लोगों के आवश्यकताओं के, उनके समुचित विकास के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण बात होती है। गॉट इट एवरीवन? तो ये जो चीज है ध्यान रखिएगा, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना? क्लियर है सभी लोगों को? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संविधान कैसा है कैसा नहीं है, संविधान की क्या विशिष्टताएं हैं और वो विशिष्टताएं कहां कहां से उठाई गई हैं, मतलब कहां कहां से ली गई हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को क्लियर होंगी। अब कल के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल के, संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं की, और थोड़ा डिटेल्स वगैरह देखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर आर्टिकल्स या पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी चीजें शुरू करेंगे। ठीक है ना? किसी भी डाउट की कंडीशन में आप हमें बायजूस एग्जाम प्रेप के डाउट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और उसमें अपने प्रश्न के साथ आप लिख दीजिएगा कि दिस इज फॉर अभिषेक राठौर सर। ठीक है? मेरे पास आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स।